Namaskar, I'm Ms. Srishti Sharma. Welcome you back on the Samyak Hindi channel. Since you all know that we have recently started the general English classes for the RAS mains examination, in the previous video, we discussed about the basics of tenses, the basic concepts, phrases, nouns, pronouns, all the parts of speeches were there discussed. Okay, so now from today onwards, we are going to carry forward the same thing. In the earlier video, we talked about the present indefinite tense. Okay, so from today onwards, we are going to talk about the present continuous tense and more. So let us begin with our today's topic, which is the present continuous tense. When we talk about the present continuous tense, क्या होता है present continuous? Continuous मतलब something which is continuously happening, कोई चीज जो लगातार हो रही है at the time when I am speaking also, जब मैं कुछ बोल रही हूँ तब भी वो चीज अगर हो रही है that means वो क्या हो रहा है, continuously हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, present continuous tense. Understood? So let us talk about the formula first of all. अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो you can go back, you can watch that earlier video, जिससे कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. इससे पहले कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना जरूरी है आप वहां से समझ सकते हैं. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं. काफी ज्यादा इजी है. लेट अस सी. सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि हमें क्या देखना है, जब फॉर्मूला हम बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे. सबसे पहले जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है वो होता ही है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बीच में हमने उस दिन वर्ब्स की भी बात करी थी, रेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स एंड मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस एम आर जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे आप कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स या आप जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, इज एम आर प्लस V1. V1 स्टैंड्स फॉर, लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था, V यानी कि वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, 1. V के आगे 1 लिखा है दैट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. V के आगे 2 लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म. 3 लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ing. ing कहां पर लगाया जाएगा, आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी में हम क्या लगाएंगे, ing. ing इज अ gerund फॉर्म. ओके, देन विल बी यूजिंग एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सेंटेंस पैटर्न रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि किस चीज के साथ, कौन से शब्द के साथ या कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे. आप स्कूल टाइम से भी पढ़ते आए हैं, बेसिक्स है. अब हम इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिसाइजली पढ़ेंगे, सो दैट हमारे RAS मेंस के एग्जाम में जो कुछ भी आने वाला है उसे हम माइंडफुली सॉल्व कर सके. सो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इन सारी चीजों के साथ क्या होगा, इज यूज किया जाएगा. ठीक है, हमने उस दिन भी फ्रेंड्स के ग्रुप्स पढ़े थे, आप देखिएगा पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है. ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ये एक ग्रुप था. फिर दूसरा ग्रुप हमने बनाया था उस दिन आई, वी, यू, दे और प्लूरल का. ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, आई जो है ग्रुप से दगाबाजी कर जाता है और आई क्या यूज कर लेगा, यहाँ पर एम यूज कर लेता है. तो आई के साथ हमेशा एम यूज किया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. वी, यू, दे, प्लूरल, इनका ग्रुप बच जाता है. आई यहाँ से निकल चुका था ऑलरेडी. ये सारी लोग क्या यूज करेंगे, आर. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए आप लोग जिससे नहीं आता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला तो हमें आ गया है, बट इसका यूज हम कहां पर करेंगे, इसको अप्लाई कहां पर कर सकते हैं. तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस. ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर मेंशन्ड है यही यहाँ पर इसको यूज करने की जगह है. कब कब यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन हैपनिंग नाउ, जैसा कि मैंने आपको सिंस द बिगनिंग बताया है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब होता है, जब आप वो काम, वो एक्शन, वो क्रिया, वो वर्ब हो रही हो उसी समय, उसी के बारे में. अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या बताया गया है, ट्रांसलेशन भी है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश. सो यहाँ पर हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो लास्ट में क्या लगाया जाता है हिंदी के वाक्यों में, रहा है, रही है, रहे हैं,
यानी कि वो जो भी एक्टिविटी है, वो जो भी एक्शन है, वो जो भी वर्ब है, वो उस वक्त हो रहा है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे वाक्य इन चीजों से एंड होंगे। ठीक है, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एक्शन हैपनिंग नाउ में, अभी जो एक्शन हो रहा है, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो क्या होगा, बच्चे या बॉयज, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो आप देखिए कि हिंदी में किस तरीके से क्या हो रहा है, वाक्य किस तरीके से एंड हो रहा है। ओके, टेम्पररी एक्टिविटी, टेम्पररी का मतलब जो कि कुछ समय के लिए हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज की जाए, वहां पर भी आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, रोमियो जूलियट आप सभी जानते हैं, एक ड्रामा है, एक छोटा सा प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर अब मैं उसको एक दिन में भी पढ़ सकती हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ अ पर्सन, बट हो सकता है कुछ बच्चे या कुछ लोग हो उसको 2-3 दिन तक पढ़ें। ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स, बट वो क्या है, मेरे लिए एक टेम्पररी एक्टिविटी है, कुछ समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है। तो दैट इज व्हाई आई एम हियर यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम रीडिंग रोमियो जूलियट। ओके, आप इसके अलावा कोई और बुक का भी नाम डाल सकते थे यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड यूसेज क्या हो सकता है इसका, प्लान फ्यूचर एक्शन। प्लान फ्यूचर एक्शन क्यों, देखिए हम वैसे तो फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूचर बताने के लिए, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान फ्यूचर एक्शन। कोई एक्शन जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, प्लान किया जा चुका है, ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, स्केड्यूल किया जा चुका है, फिक्स किया जा चुका है, एंड इट इज अबाउट टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। आने वाले कल या आज कल में ही वो चीज जब होने वाली है, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं, अराइव कर रहे हैं, ठीक है, पधार रहे हैं। यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर हैबिट्स। ओके, ये 3 चीजें तो हमें समझ आ गई यूसेज। ठीक है, अब हम और कहां पर यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, लेट अस टॉक अबाउट दैट आल्सो। देखिए, हैबिट्स को बताने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था कि हम जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, डेली बेसिस पे वो काम हो रहा है ना, तो ये सारी चीजें जब भी होती है डेली बेसिस पे, तो हम क्या करते हैं, वहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। बट व्हेन टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर हैबिट्स, ऐसी कौन सी हैबिट्स होती है जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। तो देखिए, जब भी ऐसी जगहों पर आपको करना होता है हैबिचुअल हैबिट्स जहां पर बतानी होती है कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, वहां पर एडवर्ब्स का यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट एडवर्ब्स, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें हमने देखा था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स दैट समथिंग दैट एड्स टू द वर्ब, वर्ब में कुछ वर्ब की जो विशेषता बताए, एक्शन की कुछ विशेषता बताए, क्रिया विशेषण आप जैसे हिंदी में कहते हैं। तो एडवर्ब्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं आप, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली। ठीक है, अब let us understand with the help of an example here. My dog is always running out into the road. कि मेरा जो डॉग है वो क्या करता है, हमेशा, उसकी आदत है, ये हैबिट है उसकी, कि वो जब भी उसको वो खोल कर रखते हैं तो क्या होता है, बार बार हमेशा रोड पर भाग जाता है। तो ऐसी हैबिट्स को जब आप शो करना चाहते हैं, कोई भी हैबिट अगर आप क्या करना चाह रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करना चाह रहे हो, तो यू विल ऑलवेज यूज एडवर्ब्स विद देम। Understood? I hope the concept is clear. Let us move forward. Okay. अब हमारे पास यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स। अच्छा, अभी हमने उसके 3 यूसेज पढ़े थे। एक्शंस हैपनिंग नाउ, इसमें हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। आई के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, एम, ठीक है, पिछली ही स्लाइड में हमने आपको बताया। आई के साथ आप एम यूज कर रहे हैं, ही शी इट नेम या कोई भी सिंगुलर होगा तो आप इज यूज करेंगे, वी यू दे प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आई क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करा है तो उसके साथ हम एम का यूज कर रहे हैं। राइटिंग अ लेटर, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो क्या होगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है। एम है हमारा फॉर्मूला, क्या था उसको भी यहाँ पर चेक करते हुए चलेंगे हम लोग एक बार। आई सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, आई वर्ब आ गई हमारी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गई, ठीक है।
अ लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया, तो SVO आ गया। अच्छा, वर्ब में यहाँ पर क्या था, V1 में ING था, तो राइट की जो फॉर्म होती, राइट जो होता है WRITE, उसको हमने जब जेरेंट फॉर्म में बनाया तो WRITING हो गया, ING जेरेंट फॉर्म हमने यहाँ पर बना दी। शी इज कुकिंग डिनर, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, शी इज कुकिंग डिनर, शी था हमारे पास, इसलिए हमने शी के साथ क्या लगाया, इज, पिछले हमने स्लाइड्स में ये देखा है, शी के साथ इज लगेगा। कुक हमारी यहाँ पर मेन बेस फॉर्म थी वर्ब की, और उसमें हमने ING को जोड़ा, ठीक है, कुकिंग हो गया एंड डिनर। तो यहाँ पर भी हमारा वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। दे जो है प्लूरल के साथ हमने आर चूज किया था कि आर लगाया जाएगा फॉर्मूला में। प्ले हमारी यहाँ पर क्या थी, बेस फॉर्म थी वर्ब की, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें भी हमने इसको जेरेंट फॉर्म बनाया, प्लेइंग हो गया एंड देन क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टेम्पररी एक्शंस के लिए वो एक्शंस जो कि हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, वो दर्शाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, आई एम स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम, जब तक एग्जाम होंगे तब तक मैं पढ़ूंगी, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो आई एम स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम, मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ, परीक्षाओं के लिए पढ़ रही हूँ। ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं करेगा उस पर और ज्यादा काम। तो ये टेम्पररी एक्शन से, कुछ समय के लिए जो काम चल रहा है तब तक ही वो काम किया जा रहा है, वहां पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव वी आर ट्रेवलिंग टू यूरोप, हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं यूरोप की, ठीक है, तो वी के साथ अगेन वी आर यूजिंग आर। नेक्स्ट हमारा यूसेज था प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के बारे में। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन यानी कि जो चीज फिक्स कर ली गई हो, ऑलरेडी प्लान कर ली गई हो, तो यहाँ पर मैंने प्लान कर लिया है, सपोज आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैंने अभी ही कर लिया है ये प्लान, ओके, तो ये निश्चित हो चुका है अभी कि मैं क्या करने वाली हूँ, कल अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो हियर लेट अस सी, आई के साथ अगेन एम का यूज किया गया है। मीटिंग, मीट हमारी यहाँ पर क्या थी, अगेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, जेरेंड हमने इसका बनाया ING लगाकर, माय फ्रेंड टुमारो, ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन शी इज अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, अब ये भी एक चीज स्केड्यूल हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस जो है वो स्केड्यूल्ड है, उसमें ये जाएगी, इसको अटेंड करेगी नेक्स्ट वीक, तो ये प्लान हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट हियर। You can see in this example, she is attending a conference next week, वो अगले सप्ताह कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है। They are moving to a new house soon, ये भी प्लान हो चुका है, खरीद चुके हैं वो मकान, अब वो what they are trying कि वो अब नए घर में वापस से जल्द शिफ्ट हो जाएं। So they are moving to a new house soon, वो क्या कर रहे हैं, एक नए घर में वो जल्द से जल्द शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। Let us move forward. Now let us talk about some exceptions. Okay, कुछ exceptions, देखिए इंग्लिश ग्रामर कुछ ऐसी चीज है जहां पर रूल्स भी है और एक्सेप्शंस भी है काफी ज्यादा, तो हमें जब हम रूल्स फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं तो साथ साथ एक्सेप्शंस भी पढ़ने होंगे, एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ने होंगे, सो यू हैव टू नोट आउट दिस पॉइंट, ठीक है। Some verbs can't be used in the ING form, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो कि कहाँ यूज नहीं की जा सकती, जिनके साथ ING यानी कि जेरेंट फॉर्म उनका नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि हम बना देते हैं मेन वर्ब्स का, ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, इस तरीके से हम नॉर्मली वर्ब्स का जब बना देते हैं जेरेंट फॉर्म, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका आप जेरेंट फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिकॉज they describe permanent things or things that are always true, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी permanent things को बताते हैं, permanent बातों को बताते हैं जो कि हमेशा factual होती है, true होती है, ओके। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, they show feelings that don't change, और वो एक ऐसी फीलिंग्स बताते हैं, एक ऐसी फीलिंग जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं जो कि आगे जाकर बदल नहीं सकती, वो सिमिलर ही रहेगी थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन केसेस में, इन दोनों केसेस में ऐसी कुछ वर्ब्स होती है जिनके बारे में हम बस डिस्कस करने ही वाले हैं, जहां पर उनकी ING फॉर्म नहीं बन सकती है। तो इफ यू आर यूजिंग दोज ING फॉर्म्स तो आप गलत कर रहे हैं, अगर अभी तक बनाते आ रहे हैं तो आप गलत करते आ रहे हो।
Now let us have a look at these verbs which are not used in the continuous form. कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है जो कि कंटिन्यूअस की फॉर्म में यूजुअली यूज नहीं की जाती है. देखिए इंडिया में हम जो इंग्लिश यूज करते हैं, जो ग्रामर भी हम यूज करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, उस वजह से हम क्या करते हैं, गलत चीजें भी यूज करते जा रहे हैं एंड नो वन इज पॉइंटिंग अस आउट. ठीक है, तो आपको उन भीड़ से अलग बनना है, आपको RAS मेंस का एग्जाम्स क्लियर करने हैं. सो फॉर दैट आप ये सारी एक्सेप्शनल केसेस को भी पढ़ें, जो बारीक पॉइंट्स है हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इन क्लासेस में, यू शुड नोट देम डाउन. ओके, सो कौन कौन सी वर्ब्स हैं हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है द वर्ब ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस यानी कि जो दिखता है. ठीक है, दिखने से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स है जो यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रही है, वो सारी आपकी जेरेंड फॉर्म्स नहीं बन सकती. ठीक है, जेरेंड फॉर्म्स जब हम ing लगा देते हैं वर्ब में, वो जेरेंड फॉर्म कहलाती है. तो जेरेंड नहीं बन सकता, अपीयरिंग नहीं होगा, लुकिंग नहीं होगा, सीमिंग नहीं होगा. ठीक है, तो अपीयरेंस की जितनी भी वर्ब्स है, ये तीनों, इनका जेरेंड फॉर्म आप नहीं बना सकते. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द परसेप्शन, परसेप्शन की जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज. ठीक है, ये सारी भी, इनकी भी जेरेंड फॉर्म्स नहीं बनाई जा सकती. ये सीइंग नहीं बोलोगे, हियरिंग नहीं बोलोगे, स्मेलिंग नहीं बोलोगे, नोटिसिंग नहीं बोलोगे, रिकॉग्नाइजिंग नहीं बोलोगे. अब आप कहोगे हम काफी सारे वर्ड्स तो ऐसे यूज करते आए हैं, हाँ, नोटिसिंग, स्मेलिंग, हियरिंग, ये तो यूज करते ही आए हम यूजुअली, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो वर्ब है दैट इज ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग की जो वर्ब होती है, थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, इनको नहीं कर सकते आप. थिंकिंग, सपोजिंग, बिलीविंग, ये नहीं कर सकते. अब कहाँ नहीं कर सकते? अच्छा, थिंकिंग के बारे में मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताऊंगी. ऐसा नहीं है कि थिंकिंग को यूज नहीं करेंगे, बट देयर आर सम कंट्रोल्ड सिचुएशंस जहां पर आप थिंकिंग को यूज करोगे. ठीक है, अभी आगे वाली स्लाइड में हम इस चीज को भी क्लियर करेंगे. सपोजिंग, बिलीविंग, इन सब का अलग अलग रूल होता है. इफ यू आर यूजिंग दैम जस्ट एज वर्ब ऑफ थिंकिंग और परसेप्शन और अपीयरेंस, आप उसको एज इट इज जेरेंड फॉर्म नहीं बना सकते. उसका भी एक अलग एक्सेप्शनल केस है कि वो कब कैसे बनेगा. ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे. ओके, इमोशन. जब भी इमोशंस की बात होती है, देखिए इमोशंस जो होते हैं वो स्टेट होता है, एक आपकी फीलिंग्स होती है, तो वो टाइम के बाद एक टाइम होता है वो कंटिन्यूअसली सेम रहेंगी. want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, anything, any emotion. ठीक है, इनको wanting, wishing, desiring, ये आप एक कंट्रोल सिचुएशन में ही कर सकते हो. ठीक है, ऐसे नॉर्मली अगर आप एज अ वर्ब ऑफ इमोशन आप देखोगे तो इनको आप जेरेंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. देन वी हैव एट लास्ट द वर्ब्स ऑफ possession. possession यानी कि किसी चीज पर आपका अधिकार होना, आप possess करते हो किसी भी चीज को. ओके, have, own, possess, belong to, contain, consist of, be, और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ possession वाले दिख रहे हैं, ये सारे जो है verbs जब आप बात करते हो उसमें नहीं, जेरेंड verbs इनकी नहीं बन पाएगी, फॉर्म्स नहीं बन पाएगी इन verbs की. ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात भी नोट कीजिए, एक्सेप्ट इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में तो बन जाएगा. अभी मैंने कहा आपको इंग्लिश ग्रामर है काफी ज्यादा, इसमें एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो जब जब हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इसके एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ने हैं. उसी से चीजें जो लोग छोड़ देते हैं एक्सेप्शनल केसेस पढ़ना, वही सीन डगमगा जाता है हमारा. ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. अच्छा, अगर मैं कहती हूँ आई नो, आई लव, आई सी, ठीक है, तो वो चीज सही होगी. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आई एम नोइंग, अगर मैं ये लिख दूं आई एम नोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं कहूँ आई एम लविंग, तो ये भी गलत हो जाएगा. आई एम सीइंग, ये भी गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, एक कंट्रोल सिचुएशन होगी, वहीं पर हम इनको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इफ वी आर टॉकिंग, तो हम आई नो, आई लव, आई सी, इनको यूज करेंगे. क्यों? बिकॉज दीज आर फ्रॉम द कैटेगरीज, दीज आर फ्रॉम द एक्सेप्शनल केसेस, जहां पर से क्या होता है, जहां पर जो वर्ब्स होती हैं, परसेप्शन की हो गई, इमोशन की हो गई, पोजेशन की हो गई, अपीयरेंस की हो गई,
उनमें हम gerund फॉर्म्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ग्रामेटिकली करेक्शन की हम जब बात करते हैं तो ये चीजें सही है और ये गलत है। अगर मैं कहती हूँ she loves reading books, तो क्या ये सही होगा, या she is loving reading books ये सही होगा, गलत, ये वाला गलत होगा, she loves reading books ये सही होगा, ठीक है। देखिए है तो कंटिन्यूअस टेंस, बट क्यों हमने यहाँ पर लविंग नहीं करा, क्यों ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हमारा जब भी इमोशंस की हम बात करते हैं तो इमोशंस में क्या होता है, इमोशंस ऐसी वर्ब्स में आती हैं जिनकी कंटिन्यूअस फॉर्म आप नहीं बना सकते हो, जेरंड फॉर्म्स नहीं बना सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर यूजिंग लव्स हियर, ठीक है। शी है इसलिए लव्स हुआ, आई होता तो लव रह जाता, ओके, ये गलत होगा। अब ये कौन सी कंट्रोल सिचुएशन है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। अच्छा, नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं ये सारी, ठीक है। डिस्क्राइब स्टेट्स नॉट एक्शंस, ये जो वर्ब्स होती है वो एक सिचुएशन बताती है, एक स्थिति बताती है, एक स्टेट बताती है, ना कि कोई एक्शन, ठीक है। and because of that they can't be used in the present continuous tense। अब exceptional देखो, exceptional case क्या है यहाँ पर, when these verbs describe a controlled action that can start or stop, use present continuous। we can use the present continuous कब, जब हम एक कंट्रोल्ड एक्शन की तरह उस वर्ब को डिस्क्राइब करें, उस वर्ब का, उस एक्शन का विवरण इस तरीके से करें कि हम उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ क्या कहूँ यहाँ पर आई थिंक, तो ये क्या हो गया, ये मेरा ओपिनियन है। देखो आई थिंक यानी कि अगर कोई मुझसे सुझाव मांग रहा है, आई थिंक दैट दिस इज करेक्ट, ये वो वाला आई थिंक है, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करती हूँ यहाँ पर, देखिए कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ओके। वो किस तरीके से बोला जा रहा है, किस तरीके से उसे डिलीवर किया जा रहा है, किस टोन में उसे डिलीवर किया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में डिलीवर किया जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स मैटर अ लॉट, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर जब फोकस कर रहे हैं, आई थिंक दैट दिस इज करेक्ट, आई थिंक दैट दिस इज नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट, अगर मैं इस तरीके से बोलती हूँ तो ये जो थिंक हम यहाँ पर वर्ब यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, एक स्टेट को दर्शाएगी, एक स्थिति को दर्शाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक about the same verb in this sentence, I am thinking that this can be done, okay, or this can be discussed upon, okay। so अगर मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, एक कंट्रोल सिचुएशन में इस थिंकिंग को यूज कर रही हूँ, अपने माइंड को यूज कर रही हूँ, एक कंट्रोल सिचुएशन में मैं चाहूँ तो मैं सोचना कभी भी बंद कर सकती हूँ। तो अभी हमारा एक्सेप्शन क्या बोला था कि जब भी हम क्या करेंगे, वर्ब्स को इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या करे, कंट्रोल तरीका हो, कभी भी हम उसको स्टार्ट कर सके, कभी भी हम उसको स्टॉप कर सके, तो हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह उसमें जेरंड फॉर्म बनाकर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई एम थिंकिंग क्या हो रहा है, एक वर्ब की तरह यूज की जा रही है, एक एक्शन की तरह यूज की जा रही है, ठीक है। तो दैट इज वाई आप यहाँ पर एक कंट्रोल थॉट प्रोसेस की तरह यूज की जा रही है, इसीलिए आप यहाँ पर थिंकिंग बना सकते हो, थिंक का थिंकिंग जेरंड फॉर्म बना सकते हो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Now, as we also discussed the negative sentences, interrogative sentences in the earlier video, यहाँ पर भी हम सभी टेंसेस के ये सारे टाइप्स पढ़ते जाएंगे इनके फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है। तो उस दिन भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी हम नॉर्मली कोई सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, हमारा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो मेन फॉर्मूला है, ये क्या है, जब भी हम मेन फॉर्मूला से कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, दैट इज एफर्मेटिव। क्या बन रहा है वो, एफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर आप इसको असर्टिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंसेस के टाइप्स भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अब हम आगे चलेंगे कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, लेट अस लुक एट दैट। सब्जेक्ट तो वही रहेगा, ये ठस से मस नहीं होगा, ठीक है। देन वही हमारी फॉर्म्स आ जाएंगी वर्ब की, ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसकी बात हो जाएगी यहाँ पर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एम किसके साथ लगेगा, इस किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा।
अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं निगेटिविटी की, निगेटिव निगेटिव कब होगी कोई भी चीज, जब आप उसको डिनाई कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है। तो मना तो क्या कह के करोगे आप, नो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नॉट वर्ड का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा नॉट वर्ड का यूज किया जाएगा। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वही बेस फॉर्म, उसी में gerund फॉर्म बनाई जाएगी, ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे वी हैव प्रिपेयर्ड सम एग्जांपल्स फॉर यू, सो लेट अस हैव अ लुक एट देम। फर्स्ट वन इज आई एम नॉट स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। ये क्योंकि कुछ और कर रहा है या कर रही है तो इसने क्या कहा है, आई एम नॉट स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। मना कर दिया इसने कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ एग्जाम के लिए। आई है इसलिए एम लगाया साथ में, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है। नॉट यहाँ पर लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से डिनाई करना है आइडिया। V1 आई स्टडी, स्टडी की बेस फॉर्म में हमने gerund फॉर्म बनाई, ing लगाकर स्टडिंग हो गया और रेस्ट इज द ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज नॉट वॉचिंग टीवी। मना कर दिया अगेन इस कॉन्सेप्ट से, इस आइडिया से, इस बात से कि वह टीवी नहीं देख रही है, ठीक है। जब आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो क्या होता है, ताहे, तीहे, तेहे का यूज किया जाता है वाक्य में। और यहाँ पर जब हम सेंटेंस बना रहे हैं, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से होगा। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ही इज नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, नाश्ता नहीं कर रहा है। वी आर नॉट ट्रेवलिंग अब्रॉड दिस ईयर, हम इस बार बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं या बाहर की यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन जहां हो, इंक्वायरी जहां हो, क्वेश्चन जहां पूछा जाए, वही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला भी इजी है, सब्जेक्ट वही रहेगा, नहीं रहेगा। इस बार जब भी देखिए, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी, वो एक क्वेश्चनिंग बिगनर बन जाएगी आपके सेंटेंस में, ठीक है। तो एम इज आर कब लगेगा, एम इज आर जैसे ही आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देंगे, ओके। अगेन कंटिन्यूअस का V1 प्लस ing प्लस ओ सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, हमने जो नेगेटिव बनाया था आई एम नॉट स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, अगर हम इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एम आई स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, क्या मैं एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। आई था उसके साथ एम लगता है, हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से बिगनिंग होगी सेंटेंस की, ठीक है, बिगनर बन जाएगा ये। तो यहाँ पर एम आ गया सबसे पहले, आई हमेशा कैपिटल में रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, काफी स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस करा है, अगर चल रहा है सेंटेंस इफ इट इज नॉट बिगिनिंग विद आई तो वो क्या करते हैं, कई बार आई को स्मॉल में लिख देते हैं। स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, यू ऑलवेज हैव टू यूज द कैपिटल लेटर आई व्हेनेवर यू आर राइटिंग इट, ठीक है। एम आई स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। अच्छा एक और चीज यहाँ पर नहीं लगी हुई है विच इज द क्वेश्चन मार्क। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहे हो, क्योंकि जो पंक्चुएशन मार्क्स होती है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा वन मोर थिंग मैं सिखा देती हूँ आपको यहीं पर, पंक्चुएशन मार्क्स में हम ये जो फुल स्टॉप जिसे आप कहते हो, ठीक है, इसको फुल स्टॉप तो कहते हैं, साथ साथ एक और चीज कहते हैं विच इज पीरियड। What do we call it? A period. तो जो भी सेंटेंस एफर्मेटिव या असर्टिव होते हैं या निगेटिव होते हैं उनके आगे आप क्या लगाते हो, पीरियड लगाते हैं, ठीक है, जिसे आप फुल स्टॉप भी कहते हैं, ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो वहां क्या लगाएंगे आप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये देखो पंक्चुएशन मार्क्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अर्थ का अनर्थ कर सकती है ये। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, फॉर एग्जांपल हिंदी में ही देती हूँ, रोको मत जाने दो, ठीक है, ये मत है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर अगर मैं लगा देती हूँ अपनी पंक्चुएशन मार्क तो क्या होगा इस सेंटेंस का मीनिंग, रोको मत जाने दो, कि उस पर्सन को रोको,
मत जाने दो, जाने ही मत दो उसको, ठीक है। बट अगर मैं इसी जगह पर से कॉमा हटाकर कहाँ लगा देती हूँ, यहाँ पर लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ, रोको मत जाने दो, मीनिंग बदला या नहीं बदला पूरा, रोको मत जाने दो। तो देखो पंक्चुएशन मार्क्स का भी काफी क्रूशियल रोल होता है आपकी लाइफ में, आपकी लैंग्वेज में, तो इसको एप्टली यूज करना सीखें। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है इज शी वॉचिंग टीवी। निगेटिव सेंटेंस देखो, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाया गया इसी का, इज शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इज ही ईटिंग ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता कर रहा है। आर वी ट्रेवलिंग अब्रॉड दिस ईयर, क्या हम इस साल भी इस साल भी बाहर विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए ग्रामर जो होती है बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होती है, आता है तो बहुत ही अच्छा, सारा स्कोर कर पाएंगे आप अच्छे तरीके से, नहीं आता तो नीलबटा सन्नाटा। ओके नेक्स्ट, तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू आर वट एवर वी आर टीचिंग हियर, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़े हैं यहाँ पर, उससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, विल बी ट्राइंग टू solve your queries there. Okay, next we are going to talk about the present perfect tense. Present perfect, वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट क्या है यहाँ पर, जब भी आपके हिंदी के सेंटेंस में क्या आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं, लिया है, ठीक है, कोई भी काम क्या हुआ है, कर लिया है, कर चुके हैं, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V1 V2 V3 हमने सिंस द बिगनिंग ही करा हुआ है डिस्कस, क्या होता है इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। तो सब्जेक्ट अगेन आगे रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज होती है, हैज और हैव यूज होती है, ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है टेंसेस पढ़ने का, तो बेसिक एटलीस्ट जो फॉर्म्स होती है वर्ब की वो तो आप याद करें। विल ऑल्सो ट्राई कि हम अटैच करके आपको PDF में दे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, वर्ब की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं बेसिक उसके बारे में, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। अच्छा, आई जो है वापस से इधर दोस्ती कर लेता है अपने सेकंड ग्रुप से, ओके, और फर्स्ट ग्रुप हमारा ही शी इट नेम और सिंगुलर्स का ही रह जाता है। तो ये वाला ग्रुप तो हैज यूज कर रहा है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ भी है हमने। आई वी यू दे प्लूरल हमारे हैव यूज करेंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि कौन से ग्रुप के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जाएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम आपको कोशिश जरूर करेंगे पूरा प्रोवाइड करने की ताकि आप पढ़ सको, ठीक है। आगे है ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। क्या है एग्जांपल्स यहाँ पर, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि जो काम हो चुका है, जो वर्ब थी, जो क्रिया थी, जो एक्शन था, जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इन द पास्ट, ठीक है, थोड़े समय पहले ही जो कंप्लीट हुआ है, उसकी जब बात करते हैं हम तो हम क्या लिखते हैं, हैव या हैज का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई है, क्योंकि आई के साथ हम यहाँ पर हैव यूज करेंगे, तो आई हैव ईटन, ईट जो थी मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज करी। देखो ईट, एट, ईटन, ये तीनों फॉर्म्स होती हैं। अगर हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म की बात करते तो एट होता, और क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, थर्ड फॉर्म विच इज ईटन। ब्रेकफास्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Now let's have a look at the second example. She has written 3 books. Has क्या है यहाँ पर, अगेन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी हमने यूज करी है he, she, it, name, singular। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हमारा she जो सब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग हैज हियर, ठीक है। written
राइट जो होती है उसकी जो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन, और रिटन हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, V3 हो गया है, 3 बुक्स यहाँ पर क्या हो गए हैं हमारे ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। दे हैव ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज, क्या लिखा है यहाँ पर, दे हैव ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। ओके, तो हिंदी में ट्रांसलेट करो इसको, उन्होंने क्या कर लिया है अभी तक, मेनी कंट्रीज, काफी सारे देशों की यात्रा कर ली है, या वो काफी सारे देशों की यात्रा अब तक कर चुके हैं। इस तरीके से आप हिंदी में सेंटेंसेस को एंड करेंगे। दे है इसलिए हम हैव यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेवल की थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल, इट हैज रेन्ड ऑल डे, इट कहाँ पर फॉल कर रहा है, इन द फर्स्ट ग्रुप व्हिच इज यूजिंग हैज, एंड रेन्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ रेन वर्ब, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी काफी देखिए इजी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन बेसिक चीजों से ही आगे इसको आप क्रैक कर सकते हैं। हम आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे इसी से प्रिपेयर्ड, जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं आगे। ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द यूसेज, कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ आप यूज कर सकते हो। completed actions in the past with present results, ठीक है। कोई भी कार्य जो कि थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है उसका असर अभी भी चल रहा है, वहां पर यूज होगा। पास्ट एक्शंस विद नो स्पेसिफिक टाइम, ऐसे एक्शंस ऐसी क्रियाएं जिनका जो पुराने समय में हो तो गई, बट वी डू नॉट नो कि उसका स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम क्या था, समय क्या था, निश्चित समय था या नहीं था कोई, ठीक है। जिनका अनिश्चित समय होता है वहां पर आप यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जब आप बात करते हो, पुराने जितने भी आपके ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं उनके बारे में बात करते वक्त भी आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद है चेंजेस और न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई नया चेंज आया है, या कोई ऐसे आपके सराउंडिंग्स में चेंज आया है, या फिर आप कोई नई इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज़ है, ये जो यूसेज मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सेंटेंसेस की ओर देखेंगे, और ये जब मुश्किल हो जाता है समझना कि कौन से टाइप का टेंस है, कौन सी वर्ब अब यहाँ पर आने वाली है, अगर जम्बल्ड वर्ड्स है तो कैसे हम इसको सही करें। तो जब तक यूसेज पता नहीं होगा, की कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो बारीक चीजें हैं, ये जो यूसेज है, कहाँ एप्लीकेबल होता है कौन सा टेंस, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अभी कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस पर जब आएंगे तो काफी ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता है कई बच्चों के लिए, कि वो समझ ही नहीं पाते कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है या परफेक्ट चल रहा है या परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो ये यूसेज आप कीनली पढ़ें, बारीकी से पढ़ें और समझें कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये सारी चीजें। You can have an look at those examples. Okay. जब completed actions की बात करते हैं जिनका रिजल्ट अभी तक भी बरकरार है, ठीक है, तो वो एम्फेसाइज करता है कि अभी उसका क्या रिजल्ट चल रहा है एट द प्रेजेंट टाइम, और उसी वजह से आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हो, ना कि पास्ट, ठीक है। क्योंकि अभी तक वर्तमान में भी उसका क्या है, अफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, इफेक्ट दिख रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट सो आई एम नॉट हंग्री। मैंने क्या किया है, ब्रेकफास्ट किया है, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, इसीलिए मुझे भूख नहीं है, ठीक है। क्यों, क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट हो चुका है एक्शन हमारा यहाँ पर, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, और इसका ही जो रिजल्ट आपको है, इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम इस जगह पर भी क्या देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट वाला, पास्ट एक्शन जिसमें कोई स्पेसिफिक निर्धारित समय नहीं होता है। आई हैव ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज, ठीक है। अब इसने ट्रेवल कर लिया काफी कंट्रीज में, कर चुका है या कर चुकी है, जो भी है, ठीक है। वी डू नॉट नो द जेंडर हियर, आई यूज किया है। तो अब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, अब जरूरी थोड़ी इसने काफी कंट्रीज एक ही महीने में देख ली, हो सकता है 1 महीने में देख ली, हो सकता है 2-4 सालों में देखी हो, वी नेवर नो। कोई टाइम यहाँ पर जब तक नहीं दिया हुआ है, वी कांट से कि उसने कब क्या काम किया है, वो एक्शन कब हुआ है, कौन सा उसका स्पेसिफिक टाइम है, वी नेवर नो अबाउट दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट जब भी किसी भी पुराने एक्शन, पास में काम कुछ भी किया गया, वर्ब की गई, एक्शन किया गया, ठीक है, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने के लिए। अगेन अनस्पेसिफाइड टाइम, जिसका टाइम बिल्कुल निर्धारित ना हो, उनकी हम बात कर रहे हैं, बट वो एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं। ओके, आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। अब इसको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि इसने वो मूवी कब देखी थी पहले, बट ये देख चुका है या चुकी है उस मूवी को, ठीक है, ऑलरेडी देख चुकी है। सो इसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कब देखी थी, उस दिन देखी थी, साल भर पहले देखी थी, या जिस दिन रिलीज हुई थी तभी देखी थी। शी डज नॉट नो और ही डज नॉट नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर वो क्या कह रहा है या कह रही है, आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। ओके, कोई टाइम नहीं पता है और इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंजेस और न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नेक्स्ट हमारा लास्ट यूसेजेस का भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने बताया कि किस तरीके से किसी भी चीज़ आपके सराउंडिंग्स में, आपकी लाइफ में कोई भी चेंज अगर हुआ होता है तो आप क्या करते हो, वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई हैव मूव्ड टू अ न्यू अपार्टमेंट, इसके लाइफ में एक नया चेंज हुआ है और ये साथ साथ इस बारे में इन्फॉर्म भी करना चाह रहा है या चाह रही है कि आई हैव मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है और मैं उसमें शिफ्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैं उसमें मूव हो चुकी हूँ। अंडरस्टूड? तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर। ओके, now we are about to make the negative sentences and interrogative sentences. पहले इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस से ही देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है यहाँ पर हमारा, किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, डिनाई करना है आइडिया को तो नॉट रहेगा, V3 रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, देखिए आई है उसके साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, ये सारी बातें बेसिक्स हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में। ठीक है, तो आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर ये इस आइडिया से, इस कॉन्सेप्ट से डिनाई कर रहा है कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, शी हैज नॉट रिटन द लेटर, उसने लेटर अभी तक नहीं लिखा है या वो नहीं लिख चुकी है लेटर को, पत्र को। They have not traveled abroad, he has not read the book। अच्छा, ये और चीजें यहाँ पर pronunciation matters a lot। देखिए रीड जो होती है वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म जो, इसकी जो तीनों फॉर्म्स होती है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होता है, एक मिनट, जब हम बात करते हैं रीड की, तो रीड की V1 यही होती है, V2 V3। Spelling will be the same in all these forms, read, R-E-A-D, but what changes is the pronunciation of the word। read रहेगा verb की first form की जब आप बात करेंगे। ठीक है, verb की second और third form में spelling same रहेगी, but क्या हो जाएगा, read, read। ठीक है, इसको read ना पढ़ के आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, read, read, दोनों में ही। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज को रीड करते हैं, किसी भी सेंटेंस को रीड करते हैं जहां पर वर्ब क्या है, रीड है, ठीक है, बट जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है रीड वर्ड की, तो लिखते वक्त तो शायद ज्यादा पता ना लगे किसी को, बट जब प्रोनाउंस करेंगे तो जरूर पता लगेगा। हमने यहाँ पर इसको क्या पढ़ा है, ही हैज नॉट रेड द बुक, रेड। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन का भी। We have not seen the movie, has, have, not, verb की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है और इसी के माध्यम से, इसी के बेसिस पे आप क्या बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब इंटेरोगेटिव की हम बात करते हैं। आई गेस वो स्लाइड यहाँ से मिस हो गई है, कोई बात नहीं, हम इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। देखिए हैज या हैव, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव आ जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक सेंटेंस बना के भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो नेगेटिव बनाया था इसी का बना लेते हैं इंटेरोगेटिव। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, तो आई के साथ तो हैव लगा हुआ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की, तो आई के साथ हैव लगेगा। हैव से बिगिनिंग कर दी हमने सेंटेंस की। हैव सब्जेक्ट क्या है, आई कैपिटल में, ठीक है। हैव आई, अब वर्ब क्या थी यहाँ पर, ये एज इट इज ही आ जाएगा एक्चुअली वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक। हैव आई ईटन ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, now in this video we are going to talk about the last aspect of our present tense, okay, which is the present perfect continuous tense. अब इसमें आप लोगों को देखो क्या ध्यान रखना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, जब होने की ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज तो भी हो जाते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। देखिए प्रेजेंट टेंस की तो हम बात ही कर रहे हैं, उसी का एस्पेक्ट है ये लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है, ओके। एंड कंटिन्यूअस भी हमने थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया था। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि किसका ब्लेंड है ये, किसका मिक्सचर है, परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि दोनों की हेल्पिंग वर्ब्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी इस सेंटेंस के फॉर्मूला में, ठीक है। इस टेंस के जब सेंटेंसेस हम बिल्डअप करेंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। Okay, so let us have a look at the formula of making present perfect continuous sentences. Okay, सबसे पहले आ गया subject, वही रहेगा subject, has and have। देखो सब्जेक्ट जब तक नहीं हिलेगा बेसिक फॉर्म्स में, जब तक कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, बाकी जगह सब्जेक्ट आगे ही रहेगा। इसके बाद हैज या हैव, क्यों आ गया हैज या हैव, हाँ जी आ गया परफेक्ट के चक्कर में, क्योंकि अभी हमने बात करी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब चीजों का मिक्सचर हो गया है, ठीक है। तो परफेक्ट का मिक्सचर है इसलिए हैज हैव आ गया। अब भाई खुद भी तो है, कुछ खुद की भी तो एक आइडेंटिटी है इसकी, तो इसीलिए इसका एक और एडिशन है इसमें बी, ठीक है। अच्छा कई बार बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी बार मैंने नोटिस करा है बीन को बीइंग कर देते हैं, तो बीइंग तो कुछ अलग ही चीज हो जाती है, तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यू विल बी फॉलोइंग दैट ओनली, ओके। सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, बीन हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या आ गया ये वापस से कंटिन्यूअस आ गया, आया या नहीं आया, आ गया। अच्छा इसमें कुछ नई चीज और है, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का यूज क्या होता है, कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है भी क्लियर कर लेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो गया है बट इट इज फाइन बिकॉज हम कुछ चीजें इसमें से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्लेंड है ये दोनों चीजों का, परफेक्ट का कंटिन्यूअस का, अलॉन्ग विद हिज ओन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की जेरंड फॉर्म इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर और सिंस लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी के वाक्यों में कैसा रहेगा इसका सीन, ठीक है। क्या होता है इसमें हिंदी के वाक्यों में, बात करते हैं। देखो परफेक्ट में क्या था, चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं, ठीक है। कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, यही बात कर रहे थे हम, वहां पे जस्ट कंप्लीट हुआ है। अब कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब कुछ था, ठीक है। तो वी विल बी फोकसिंग अपॉन द कंटिन्यूअस पार्ट बट विद अ ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट होगा, कोई भी बात जब मैं कहूंगी तो उसमें क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। कोई ना कोई टाइम पीरियड जरूर दिया होगा, उस टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे जहां पर फॉर और सिंस के यूसेज होंगे, वो अभी हम जस्ट बात करने वाले हैं थोड़ी ही स्लाइड्स में नेक्स्ट, ओके। तो लास्ट में क्या होगा, से, कोई भी टाइम पीरियड होगा, उसके बाद रहेगा से, और उसके बाद रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि एक टाइम के बेसिस पर यहाँ पर सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। रहा है, रही है, बट किसी पर्टिकुलर
टाइम से चलेगा ये चीज। तो जब तक से ना आ जाए किसी भी वाक्य में हिंदी में, तो आप क्या करोगे, उस पे ध्यान नहीं दोगे, इस तरीके से नहीं कहोगे कि वो सिर्फ कंटिन्यूअस है। अगर से दिख रहा है हिंदी के वाक्य में, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है, वो कुछ भी ट्विस्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब रहा है, रही है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे का हम आगे देखेंगे, पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, क्योंकि ऑस्पेक्ट तो सेम रहेगा दोनों टेंसेस में आगे भी। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि हम यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज करेंगे, इस वजह से हिंदी के वाक्यों में से, रहा है, रही है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। Now let us have a look at the examples. I have been studying English for 3 years. मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छा, हैव हैज किसके साथ यूज होगा, वो जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था वो सेम रहेंगी चीजें। लेट अस हैव अ लुक अगेन, कहाँ पर क्या यूज होगा, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, और दूसरा जो ग्रुप है हमारा दोस्तों का, आई वी यू दे एंड प्लूरल, इनके साथ हैव यूज किया जाएगा। ठीक है, बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक और चीज लग जाएगी आगे, वो है बीन। तो आई है तो हैव लगा दिया जी हमने, आई हैव बीन लगा दिया यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या बात करी थी, क्योंकि कंटिन्यूअस का भी मिक्सचर है यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है, स्टडी तो है ही, और साथ में इसी बेस फॉर्म में, इसी फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया वर्ब के साथ, आई एन जी, और इसको क्या बना दिया, एक जेरेंड फॉर्म बना दिया। इंग्लिश फॉर 3 years, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका फॉर 3 years। इसमें जो ये फॉर का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये फॉर क्या है यहाँ पर, जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स में से अभी फॉर्मूलाज देखे थे उसके साथ ये लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाया जाएगा। तो ये फॉर का यूज कब होता है, अच्छा इस सेंटेंस को आप देखिए, फिफ्थ वाले को, शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। सिंस क्यों लगाया मैंने, फॉर क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पे फॉर क्यों लगाया, यहाँ पे सिंस क्यों नहीं लगाया। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं, फिर बाकी के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखिए एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर, और इस टेबल में क्या है, यूसेज बताया हुआ है, कहाँ एप्लीकेबल है सिंस और फॉर, वो बताया गया है पूरी तरीके से। सो इसको देखिए, समझिए, यूसेज क्या है, इंडिकेट्स ड्यूरेशन। अभी मैंने बताया एक टाइम पीरियड के बारे में आपको बताया जाएगा, वो टाइम पीरियड क्या होगा, कैसा होगा। देखिए फॉर और सिंस दोनों ही क्या यूज करते हैं, क्या बताते हैं, बेसिकली ड्यूरेशन, एक अवधि बताते हैं समय की, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन कैसी होगी, कहाँ से कौन सा फॉर यूज होगा, कहाँ पर सिंस का यूज होगा, वो आगे देखते हैं। इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट, क्या फॉर जो वर्ड है यहाँ पर वो स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है किसी भी ड्यूरेशन की, किसी भी अवधि की, नहीं करता है, ठीक है। और सिंस करता है क्या, हाँ सिंस करता है। सिंस क्या बताएगा आपको, स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज्ड विथ। यूज्ड विथ किसके साथ यूज किया जा रहा है, अब किसके साथ यूज किया जाता है ये देख लीजिए, पीरियड्स ऑफ टाइम। जब फॉर होता है, आप कहाँ यूज करेंगे फॉर को, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। पीरियड्स ऑफ टाइम क्या होते हैं यहाँ पर, आवर्स हो गए, डेज हो गए, वीक्स हो गए, ठीक है। जब भी आप किन की बात करोगे, कुछ घंटों की बात करोगे, कुछ दिनों की बात करोगे, कुछ वीक्स की, कुछ सप्ताहों की बात करोगे, तो क्या होगा वहां पर, फॉर का यूज होगा, ठीक है। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस, सिंस वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, स्पेसिफिक डेट्स और टाइम्स में। स्पेसिफिक डेट्स और टाइम्स यानी कि कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक है, चुनिंदा है, गिनी चुनी है, उन्हीं जगहों पर होगा, ठीक है, चाहे वो डेट हो चाहे वो टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ईयर दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, लास्ट मंडे, पिछले मंडे को, पिछले सोमवार को। तो जब भी आप स्पेसिफिक चीजों की बात करते हो, स्पेसिफिक डेट्स की, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो, दिन की बात करते हो, सुबह की, पर्टिकुलरली सुबह की बात कर रहे हो, सुबह के 9 बजे की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप सिंस यूज करोगे। और अदरवाइज जब हम सिर्फ, हमें निश्चित नहीं है कि कब है, वीक्स हो गए हैं या टाइम आवर्स हो गए हैं या डेज हो गए हैं, वहां पर आप क्या यूज करोगे, फॉर को यूज करोगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही साथ, उसके बाद पिछले एग्जाम्पल्स को अच्छे से हम देखेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours।
अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें क्योंकि ट्रांसलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। पिछले 3 घंटे से, अभी क्या बताया था पिछली स्लाइड में, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो दिया गया है दैट इज अ ब्लेंड वर्जन of perfect and continuous tense with its own identity also in between। तो जब भी हिंदी में आएगा आपका वाक्य तो रहा है रही है देख के ऐसे नहीं झटपट आंसर कर दिया कि कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कहाँ से पता लग रहा है, से, क्योंकि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड पता लग रही है यहाँ पर। अब वो फॉर और सिंस से ये और क्लैरिटी आएगी आपको कि वो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है या कोई निश्चित समय बता रहा है कि इसी वक्त स्टार्ट हुआ था, कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहा है या डेट बता रहा है या ईयर बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पिछले 3 घंटों से, उसको खुद ही टाइम नहीं पता कि 9 बजे से पढ़ने बैठा या 10 बजे से, ठीक है। वो क्या कह रहा है, पिछले 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। भाई इसको टाइम पता, इसको निश्चित समय पता है कि मैं डॉट 9 बजे बैठी थी पढ़ने, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, सिंस वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मीनिंग देखो यहाँ पर जो फाइनल इसका निकल कर आता है, जस्ट सार, वो क्या है, emphasizes the length of time। जब हम शब्द की बात करते हैं विच इज फोर, FOR, ठीक है, जो कि सिर्फ कहाँ यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होगा, चाहे फिर वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। इसलिए इसको अभी ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। फॉर का यूज कब होता है, जब वो फोकस किया जाए कहाँ पर, लेंथ ऑफ टाइम पर, ठीक है, जो समय की अवधि है उस पर जब हम फोकस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर। और सिंस कब यूज करते हैं, जब हमें फोकस करना हो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, उस वर्ब का, उस क्रिया का जब बिगिनिंग पॉइंट है तब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम पुराने जो एग्जाम्पल्स है पिछली स्लाइड के उनको कंप्लीटली देखते हैं अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल्स आपको समझ आ ही गया है, फॉर 3 years, क्योंकि निर्धारित समय यहाँ पर आपको नहीं पता है। नेक्स्ट इज शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। फॉर मंथ्स, उसको भी नहीं पता कौन से महीने से काम चालू किया था, ठीक है। तो वह इस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ महीनों से कार्य कर रही है, कुछ महीनों से कार्य कर रही है, से कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत देख लिया रहा है रही है तो हमने कंटिन्यूअस पर टिक कर दिया, वो चीज नहीं करनी है। इसलिए आपको यहाँ पर हर चीज का यूसेज बताया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ ईयर। अब यहाँ पर ईयर तो है बट दिस इज शोइंग द लेंथ ऑफ टाइम, कि 1 साल से, अभी पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं है कि कौन से ईयर से या कौन से पर्टिकुलर डेट से इन्होंने चालू किया था वो, ठीक है। तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो यात्रा कर रहे हैं, ओके, वो दुनिया की यात्रा कर रहे हैं 1 साल से, ओके। ये हो जाएगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छा, आप सिंस वाले भी सेंटेंसेस हम देख लेते हैं क्विकली। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस आई वॉज 10 years old। अच्छा, इसको क्या पता है, यहाँ पर लास्ट पार्ट पे फोकस कीजिए। इसको पता है कितने साल की उम्र से ये इंग्लिश पढ़ना सीख रही है, ठीक है। तो देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन यहाँ पर हमारी वो जो फॉर्म आई है फॉर्मूला के अंदर से वर्ब की, वो आ गई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर आ गई है मेन वर्ब में हमने ING लगा लिया है, ठीक है। आगे क्या आ गया है हमारे पास, सिंस और फॉर का यूज करना था, तो हमने यहाँ से देखो दोनों में से एक ही चीज यूज होगी, दोनों एक साथ तो यूज नहीं हो सकती, अभी हमने इसका डिफरेंस देखा है टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें पता लग रहा है लास्ट पार्ट में कि क्या हो रहा है, 10 सालों से, निश्चित समय पता है यहाँ पर, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सिंस, करेक्ट है ये, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट देखिए, दे हैव बीन लिविंग इन पेरेंट्स सिंस 2010। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर ईयर पता चल रहा है, निर्धारित है समय कि इस पर्टिकुलर ईयर से ही वो लोग कहाँ रह रहे हैं, पेरिस में रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टेबल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं कि फॉर को कब यूज करें, जब आप ड्यूरेशन बता रहे हो, अवधि बता रहे हो किसी भी क्रिया की, किसी भी एक्शन की। और सिंस को जब यूज करेंगे जब भी आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो कि कोई भी
जो गतिविधि थी, कोई भी जो एक्शन था, वर्ब थी, वो कब स्टार्ट हुई, वो पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम उसका क्या था। ठीक है, चलिए यूसेज और देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डीपली, जो कि आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। थोड़े समय पहले वो चीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, हो सकता है जब जैसे वो 10 सालों से पढ़ रही, 10 साल की उम्र से पढ़ रही थी इंग्लिश, ठीक है, पढ़ रही है, तो अभी तक क्या हो रहा है, एक्शन स्टार्ट तो हो गया था पुराने समय में, पास्ट टाइम में, बट अभी तक भी वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तभी तो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर होता है, एक्शन स्टार्ट होता है पुराने टाइम में और वो अभी तक भी उसका इफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टाइम में भी चल रहा है अभी प्रेजेंटली, तो वो एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है किस पर, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन पर, जो कि पुराने समय में स्टार्ट तो हुई पर अभी भी लगातार चल रही है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years। ये वो तो बेचारी 10 साल से पढ़ रही थी, तो 3 से ही पढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेम्पररी एक्शंस और सिचुएशंस। जब टेम्पररी एक्शंस हो, ठीक है, कुछ समय के लिए, टेम्पररी यानी कि थोड़ी अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कोई एक्शन किया गया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि थोड़े ही समय के लिए रहेगी, वहां पर भी आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, दे हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 6 months। 6 months ही हुए हैं इनको, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही हुआ है, और इसी सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट इसका यूसेज देख लीजिए, कॉजेज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस। कई बार क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये जो कुछ भी अभी मेरी स्थिति है, ये जो कुछ भी अभी मेरी प्रेजेंट सिनेरियो है, सिचुएशन है, वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कॉजेज यानी कि रीजन बताया जाएगा। जब भी आपको ऐसी कोई चीज बतानी हो तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। कैसा होता है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सो आई एम टायर्ड। अच्छा, यहाँ पर आई एम को एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया है, एब्रीविएटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्साइज फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में। आई एम हम यूजुअली तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, बट अगर हम इस तरीके से भी लिख रहे हैं, वैसे आप सभी जानते ही होंगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब्रीविएटेड फॉर्म बनाई जाती है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ एन अपॉस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, इसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं क्या कर रहा था या कर रही थी, बहुत काम कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी, मेहनत कर रही थी। सो आई एम टायर्ड, इसलिए मैं थकी हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या दर्शा रहे हैं कि कोई चीज जो अभी हो रही है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसका, बहुत थकी हुई है, बहुत ज्यादा टायर्ड है। ठीक है, क्यों है टायर्ड, इसका कॉज जब पता करने की हम कोशिश करते हैं तो क्या पता लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ये काम बहुत ज्यादा कर रही थी। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सो आई एम टायर्ड। ठीक है, तो दैट्स ऑल। निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कैसे बनाए जाएंगे इसके भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उसका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही रहेगा, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास हैज और हैव। ठीक है, क्योंकि हमें डिनाई करना है कॉन्सेप्ट को और आइडिया को, तो हम नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमने बीन का भी यूज करा है, वो पूरी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, फॉर, सिंस, बस जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, यहाँ पर एक एडिशन हो रहा है, उसका मतलब है नॉट को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। ये तो मना कर रहा है कि मैं तो भाई नहीं पढ़ रही थी 3 घंटों से, या नहीं पढ़ रहा था 3 घंटों से। ठीक है, शी हैज नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। क्या बोल रही है कि वह तो इस प्रोजेक्ट पर जनवरी से काम नहीं कर रही है। ओके, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years। ये भी इस चीज को निगेट कर रहा है, इस आइडिया को डिनाई कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, और इसीलिए नेगेटिव है यहाँ पर नॉट का यूज करते हुए कि दे हैव नॉट बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years। वो पिछले 5 सालों से या फिर 5 सालों से पेरिस में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, या नहीं हो रहा है, या नहीं रह
कुछ भी हो सकता, रही है, रहा है, ठीक है। तो वो जब नहीं आ गया दैट मीन्स दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट थिंग विच इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला होता है ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। हैज और हैव आगे आ जाएगा, अभी हम इतनी बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप ये आपको क्लियर ही हो गया होगा, अब तक तो याद ही हो जाना चाहिए। हैज और हैव आगे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, अच्छा बीन यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, बीन इस पोजीशन पर ही टिका रहेगा, आगे वही सारी चीजें एज इट इज रहेगी। तो आप बस इतना ये ध्यान रखिए कि आपको चेंज क्या करना है जब आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो, तो 1 2, ठीक है, ये आगे पीछे हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती है। और जब हम नेगेटिव की बात कर रहे थे तो क्या हुआ था, कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर नॉट का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए, कीज को लर्न कीजिए, और समझ आ जाएगा आपको कि किस तरीके से इजीली हम फॉर्मूला को बना सकते हैं। चलिए लास्ट में एग्जांपल्स देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। यू है इसलिए हमने हैव का यूज किया है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी चीज है जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो हैव यू, बीन लगा दिया यहाँ पर, स्टडी हमारी जो बेस फॉर्म थी वर्ब की वो आ गई, प्लस जरंड फॉर्म बना दी उसकी हमने आईएनजी लगा के स्टडी। अब 3 आवर्स ड्यूरेशन की बात हो रही है इसलिए हमने फॉर का यूज किया इस सेंटेंस में, और क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसके बिना इनकम्प्लीट है, एक क्वेश्चन मार्क के, तो क्वेश्चन मार्क होना भी जरूरी है, तभी पता लगेगा ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, हैज शी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। अच्छा ये सिंस फॉर की बात अभी हम नेगेटिव वाले में सेम सेंटेंसेस में बात कर चुके हैं, इसलिए इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, हैव दे बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years, बात वही रही, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया गया है इसको, हैज और हैव पहले आ गया, जो भी एप्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वो लगा देंगे, दे के साथ हैव आ गया है यहाँ पर, बीन एज इट इज था इधर आ गया है, लिव जो थी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने आईएनजी जोड़कर क्या बनाया है, इसका जरंड फॉर्म बनाया। अच्छा कुछ चीजें होती है अब स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। अब लिव की स्पेलिंग क्या होती है, LIV, ठीक है, बट हमने यहाँ पे जब जरंड फॉर्म बनाई इसकी तो आईएनजी लगा दिया, पर ऐसे थोड़ी ना बनाया हमने कि लिव और फिर उसके बाद आईएनजी लगा दिया, नहीं, हमने क्या किया है, ई हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है, और LIVING हो गया है। इसी तरीके से राइटिंग की बात करें तो उसमें भी यही होता है, राइट की स्पेलिंग क्या थी, WRITE, ठीक है, और हमने राइटिंग बनाते वक्त ऐसे थोड़ी ना करा है कि ई के आगे ही आईएनजी लगा दिया, नहीं। तो ये स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, कब कहाँ किस तरीके से ई हटेगा, कब आई लगेगा, डायरेक्ट आईएनजी कब लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर ईट, तो ईट के आगे अगर मैं आईएनजी लगाती हूँ तो क्या ये सही है, हाँ सही फॉर्म बनी है। तो ये स्पेलिंग्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, करेक्ट होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, तो जब भी इंग्लिश कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। सो हैव दे बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए बेसिक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आज हमने जो भी कवर अप किए हैं टॉपिक्स अभी तक इस वीडियो में, ठीक है, इस लेक्चर में, तो वहाँ पर उन्हीं की बात की जाएगी। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी। अच्छा आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे क्या किया जाए। आपका ये जो पेपर होता है ना 4th लैंग्वेज वाला, हिंदी और इंग्लिश 200 मार्क्स का, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आराम से। देखो ग्रामेटिकल पार्ट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया क्या होता है, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला लर्न किया, सही जगह अप्लाई किया, सही तरीके से अप्लाई किया, अलॉन्ग विद दी नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनल रूल्स, तो क्या होगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रामेटिकल पार्ट में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो कंपोजिशनल स्किल्स का पार्ट होता है, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट टोटली इट इज़ बेस्ड ऑन योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड योर कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज, किस तरीके से आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, एक अनसीन पैसेज को समझ पा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े
कमज़ोर रहती है ना चीज़ें, कि आपको कंफर्म नहीं है पूरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन कि वो किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट यूनिट विच इज़ द कंपोजिशनल स्किल, कंपोज करना यानी कि कुछ भी लिखना, लेटर राइटिंग है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में भी देखो कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं. राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अप टू द मार्क हो. इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि स्पेलिंग्स का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा जब आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है. आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी है, सुंदर है, क्लियरली आप लिख रहे हैं, कोई काटाफासी वहाँ पर नहीं हो रही है. प्रेजेंटेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट जब आप ऐसे बड़े एग्जाम्स में बैठते हैं, ठीक है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम देखो ग्रामेटिकल पार्ट पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर माइनस में मार्क्स जाने के बिल्कुल कम चांसेस है, डिडक्ट होने के मार्क्स के बिल्कुल कम चांसेस है, क्योंकि आ गया तो 100 है, नहीं आया तो 0 है. ओके. और बाकी जगहों पर क्या है, वहाँ पर थोड़ा डाइसी रहता है, हो सकता है अच्छे भी आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए. तो इस पार्ट पे अगर हम फोकस करेंगे तो बेसिक एग्जांपल्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को आगे जाके इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके. सो यहाँ पर है पहला एग्जांपल क्वेश्चन, एक तरीके से आप कह सकते हो व्हाट फिल इन द ब्लैंक यू ऑब्लिक डू राइट नाउ क्वेश्चन मार्क. नाउ आप जब देख रहे हो यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, दैट मीन्स क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना. इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला ना हो के व्हाट से WH वर्ड क्वेश्चनिंग फॉर्मेट से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर देखते हैं हम नर्व की बात हो रही है और वी ऑल नो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है. अभी आपको हिंट देने के लिए हमने यहाँ पर इजी क्वेश्चन रखे हैं, ऊपर लिख भी दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है. तो आप यहाँ से ट्राई कीजिए बनाने का खुद से भी, ठीक है, कि किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है. व्हाट यू डू, काफी ज्यादा हिंट मिल गया है यहाँ पर. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर यू का यू ही रहेगा और डू जो हमारी फॉर्म है उसको हम क्या कर देंगे, डूइंग. ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ क्वेश्चन मार्क. I think this is not visible, so I'll write with another pen. You do. अगर WH वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब जो थी वो थोड़ी आगे आ जाएगी, WH वर्ड के आगे आ जाएगी, ठीक है. तो इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास शी फिल इन द ब्लैंक स्टडी फॉर हर एग्जाम. अब यहाँ पर क्या हमारे पास कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं लगा है. दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस है. एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पर हम पीरियड का यूज कर रहे हैं लास्ट में. पीरियड क्या होता है, ये चीज होती है फुल स्टॉप जैसे आप कहते हो, ठीक है. अब शी है तो शी के साथ क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, शी इज. अब स्टडी की बेस फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, ING. तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग. ठीक है, शी इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम. क्लियर है ये चीज. नेक्स्ट देखते हैं, दे फिल इन द ब्लैंक प्ले सॉकर इन द पार्क. लास्ट में देखो पीरियड लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है. दैट मीन्स इंटेरोगेटिव तो नहीं है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस है. ओके. दे के साथ क्या यूज करेंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर यूज करेंगे, ठीक है. दे आर आ जाएगा सबसे पहले. प्ले है, देखो यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म्स दी हुई है जो कि बेस फॉर्म्स है. अब आपको जिस प्रकार का टेंस फॉर्म करने के लिए दिया हुआ है वहां पर आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स लगा लोगे, ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे. तो प्ले की बेस फॉर्म में हमने ING जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्लेइंग. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास आई फिल इन द ब्लैंक वॉच अ मूवी ऑन TV. आई के साथ क्या यूज करते हैं, अभी पढ़ा था हमने, एम यूज करते हैं, ठीक है. आई एम, वॉच को क्या कर देंगे, वॉचिंग, ठीक है, अ मूवी ऑन TV. नेक्स्ट है हमारे पास वी फिल इन द ब्लैंक हैव डिनर एट अ रेस्टोरेंट.
रेस्टोरेंट नहीं होता है, क्या होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? रेस्टोरेंट। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे आगे मेंस देने के बाद, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी देखी जाती हैं, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पार्ट पर भी फोकस करें। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका जो बोलने का तरीका है वो भी सही हो, प्योर हो। सो वी के साथ हम आर यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बना रहे हैं। वी आर हैविंग। अब यहाँ पे देखो बेटा, वी के बाद आईएनजी लगा रहे हैं और ई को हम हटा रहे हैं। ठीक है, हैविंग। सो वी आर हैविंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो गई है हमारी पूरी एक्सरसाइज 5 सेंटेंसेस की। ये थोड़ा कम विजिबल होगा मे बी, बट इट इज़ फाइन। हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो मेक, और कोई क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हमने देखा था हैज और हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई, फिल इन द ब्लैंक, ईट, ये सारी ब्रैकेट्स में जो दी गई है आपकी वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं, बेस फॉर्म्स जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो दी जाती है हमेशा ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब आपको वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रीडिंग करोगे, देखो द मच यू रीड, द मोर यू रीड, व्हाट हैपेंस, द वर्ड्स फ्लो लाइक अ रिवर। तो जितना ज़्यादा रीड करोगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप खुद ही आराम से कर लेंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो बेनिफिशियल होगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है क्योंकि हमें, तो क्या करेंगे हम, आई है और ईट की हमें थर्ड फॉर्म बनानी होगी। तो आई के साथ लगाएंगे हैव या हैज लगाएंगे। ठीक है, आई हैव, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। मैंने क्या कर लिया है, ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। ठीक है, शी फिल इन द ब्लैंक ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज। अब क्या कर रही है, क्या कर चुकी है, बेसिकली यहाँ पर ट्रेवल कर चुकी है काफी कंट्रीज में, तो इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। शी के साथ हैज आ जाएगा। ठीक है, शी हैज traveled to many countries, has traveled। ठीक है, they have lived, he has read, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे। they के साथ have आ गया, they have lived, थर्ड फॉर्म इसलिए ई नहीं हटाया यहाँ पर, वो आईएनजी की फॉर्म में ही होता है, ऐसे नहीं यहाँ भी ई हटा दे हम। ओके, ये चीज ध्यान रखना। he has read, स्पेलिंग तो सेम ही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, बताया था इसके बारे में भी आपको। वी के साथ हैव आ जाएगा, वी हैव सीन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, उसकी एक्सरसाइज हो गई। अब लास्ट एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होगा, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, हैव बीन सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, फॉर वगैरह तो इसने लगा ही रखा है, तो हमें तो काफी कम चीज भरनी है यहाँ पर। तो आई फिल इन द ब्लैंक स्टडी इंग्लिश फॉर 3 years। ठीक है, आई के साथ हैव लगाएंगे हम, बीन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और स्टडीइंग। ठीक है, आई हैव बीन स्टडीइंग। She has been working. She has been working. They have been living. He has been playing and we have been waiting. ये हो जाएगा यहाँ पर he has been, कोई लिखने नहीं दे रहा है मेरे को, तो इसको तुम खुद ही कर लेना, अब मैंने समझा दिया है। ठीक है, he has been playing हो जाएगा और we have been waiting for the bus for 30 minutes हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप ये एक्सरसाइज बेसिक सी थी, आपने खुद ही सॉल्व कर ली होगी। ओके नहीं करी है, नहीं कर पाए तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, दोनों वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So this is all for today, and I hope you understood everything which we talked about today in the tenses. Now in the next video we are going to talk about the past tense and later on the future tense as well. So keep watching the videos. Happy learning.